सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो आप लोग भी अपना एनसीईआरटी का बुक निकाल लें। ठीक है, और मेरे साथ साथ आपको भी पढ़ना है और चीजें मार्क करनी है। तो अगेन बता रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट है इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बट चीजें आपको कुछ सुननी है क्योंकि कैसे क्या क्या कहाँ पे क्या एडिशनल चीज होगा वो मैं अभी वीडियो में बता रहा हूँ आपको। तो चैप्टर एज ऑलवेज इंट्रोडक्शन पार्ट हमको निगलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे जो ये चैप्टर है इसमें आपका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है इसमें ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट, या ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशंस क्या कहते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि आपका क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या ऑब्जर्व किया था कि करंट इन ए स्ट्रेट वायर caused a noticeable deflection in a nearby magnetic compass needle। तो नीडल में अगर डिफ्लेक्शन हुआ है वो करंट की वजह से हुआ है, तो इसका मतलब करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही होगा। ठीक है, तो ऑयस्टेड कंक्लूडेड दैट मूविंग चार्जेस और करंट्स प्रोड्यूस्ड ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए सराउंडिंग स्पेस। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए दो चीजें हो सकती है, या तो देयर इज ए फ्लो ऑफ करंट या देयर इज ए फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे ये सब चीजें आप छोड़ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हो गया आपका जो पढ़ना है आपको, वो है लॉरेंस फोर्स। ठीक है, तो ये आपका लॉरेंस फोर्स, ये एक्सप्रेशन अगर आपको मतलब ये एक्सप्रेशन आपको चीज डेफिनेशन अलग से लॉरेंस फोर्स क्या है वो याद रखने का जरूरत नहीं है। मतलब जो लॉरेंस फोर्स है, ठीक है, लॉरेंस फोर्स इट इज ए फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज में जो फोर्स आएगा, ठीक है, चार्ज में जो फोर्स आएगा वो हो गया आपका लॉरेंस फोर्स। ठीक है, अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है ना, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, वो चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फोर्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फोर्स है वो है आपका क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी। क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी। ठीक है, इसको मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स बोलते हैं, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। ठीक है, अच्छा ये जो एक्सप्रेशन है इसे इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का, वो आप लोग क्या लिखेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो उस केस में फोर्स, चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें रीजनिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में मूव किया या एंटी पैरेलल मूव किया तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं। ठीक है, या स्टैटिक चार्ज अगर है, देखिए चार्ज अगर स्टैटिक हो गया तो उस केस में भी v इक्वल टू 0 होगा, तो v इक्वल टू 0 अगर हो गया तो फिर एफ वी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, स्टैटिक चार्ज के ऊपर भी कोई फोर्स नहीं आएगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ है द मैग्नेटिक फोर्स इज 0 इफ चार्ज इज नॉट मूविंग। ठीक है, तो उस केस में सिर्फ फोर्स किस लिए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे जो ये फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से हम लोग B इज इक्वल टू एफ बाई क्यू वी साइन थीटा ले सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग वन टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेस्ला का डेफिनेशन दिया हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the magnitude of magnetic field B is 1 SI unit when force of on 1 unit charge on the 1 coulomb moving perpendicular to magnetic field with 1 meter per second is 1 Newton। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर F इक्वल टू 1 न्यूटन है, चार्ज 1 कूलम है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, थीटा 90 डिग्री है। ठीक है, थीटा 90 डिग्री है, तो उस केस में जो B का वैल्यू होगा वो B क्या हो जाएगा, 1 टेस्ला होगा। ठीक है, फिर बी का यूनिट यहाँ पे 1 टेस्ला का दिया हुआ है, न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का एक और यूनिट होता है गॉस, यहाँ पे मार्क किया हुआ है गॉस। 1 गॉस इक्वल टू 10 पावर माइनस 4 टेस्ला। 1 गॉस इक्वल टू 10 पावर माइनस 4 टेस्ला। ठीक है, फिर आगे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है,
दो स्टेप में आपका रिजल्ट आएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है, यहाँ पे मैं अलग से भी लिखा हुआ है F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, आई हो गया करंट, एल हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बी हो गया स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो उस केस में जो मोशन होगा ना, वो आपका सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन होगा। तो देखिए, जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा था। अब परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये क्यू वी बी हो गया। ठीक है, अब यही फोर्स की वजह से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, तो एम वी स्क्वायर बाय आर हो गया। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग रेडियस का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये रेडियस यहाँ पे उन्होंने निकाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो रेडियल फोर्स मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? रेडियल फोर्स मिल रहा है आपको मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स से। ये जो एक्सप्रेशन है ये मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का एक्सप्रेशन है, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, थीटा 90 डिग्री है। अगर थीटा 90 डिग्री नहीं हुआ, ठीक है, तो जो पाथ होगा वो उस केस में हेलिकल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये थीटा एंगल है। तो उस केस में वेलोसिटी का एक कंपोनेंट v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा और परपेंडिकुलर में हो जाएगा v sin थीटा। तो जो v sin थीटा है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है। तो उसके वजह से v cos थीटा की वजह से तो कोई मतलब एक्शन होगा नहीं, वो उस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नहीं। ठीक है, तो जो रेडियल मोशन होगा किसकी वजह से होगा? v sin थीटा की वजह से होगा। ठीक है, v sin थीटा की वजह से हो गया। तो यहाँ पे जो आप लोगों ने फॉर्मूला लिखा था ना, इस केस में यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा था, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा? m और v की जगह पे हो जाएगा v sin थीटा, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू, और v की जगह पे v sin थीटा इंटू b। ठीक है, तो यहां से r इक्वल टू कितना आ जाएगा? r इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। ठीक है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, वो दोनों ही केसेस में सेम आएगा, क्यू बी बाय ट्वाइस एम, क्यू बी बाय ट्वाइस एम, चाहे वो सर्कुलर मोशन हो चाहे वो हेलिकल मोशन हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन सेम आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पिच, पिच मतलब ये जो दो सक्सेसिव टर्न्स के बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां से देखिए सर्कुलर मोशन तो नहीं है, ये तो हेलिकल मोशन हो रहा है, तो जो एक चक्कर मारेगा ना, तो यहां से एक चक्कर से मार के वो इस जगह में पहुंचेगा एक चक्कर के बाद। ठीक है, एक चक्कर में वो यहां से यहां पहुंचेगा। तो ये जो लीनियर डिस्टेंस इसने मूव किया, क्यों मूव किया? क्योंकि v cos थीटा उसका वेलोसिटी था इस डायरेक्शन में। ठीक है, और यहां से यहां आने में टाइम लगा t। ठीक है, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो v cos थीटा है। तो टाइम को अगर हम लोग v cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, वो आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड पिच। तो पिच का फॉर्मूला ये वाला है, ट्वाइस बाय एम वी पैरेलल। जो v पैरेलल है वही v cos थीटा है, v पैरेलल इज v cos थीटा। ठीक है, v पैरेलल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है। ठीक है, तो v पैरेलल इज v cos थीटा। अच्छा, ये ऑरोरा बोरेलिस के ऊपर क्वेश्चन आया था कि नॉर्दर्न लाइट्स में जो ग्रीन कलर के लाइट्स नॉर्दर्न स्काई में नजर आते हैं या मल्टी कलर्स में, जो वो किस लिए होता है? तो दैट इज ऑरोरा बोरेलिस। 1 मार्क का क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था एक बार। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या है कि चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो उस केस में जो चार्ज का वेलोसिटी होगा वो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, चार्ज का वेलोसिटी रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, और चार्ज पार्टिकल अनडिविएटेड जाएगा, सीधा जाएगा। ठीक है, सो ये कहां पे यूज हुआ था? द मेथड वाज एम्प्लॉयड बाय जे थॉमसन टू मेजर चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द प्रिंसिपल इज आल्सो एम्प्लॉयड इन मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ में यूज करते हैं। तो ये डिवाइस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर आएगा तो 2 या 3 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, साइक्लोट्रॉन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन क्या डिवाइस है? साइक्लोट्रॉन इज ए मशीन टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स और आयंस टू हाई एनर्जी। ठीक है, अगर आयन या चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है तो हम लोग साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं। इसे किसने बनाया था? इसको बनाया था E.O. लॉरेंस और M.S. लिविंगस्टन ने बनाया था 1934 में। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन में क्या होता है? साइक्लोट्रॉन यूजेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस फील्ड। कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गया किसी रीजन में तो उसको क्रॉस फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और साइक्लोट्रॉन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, साइक्लोट्रॉन यूजेस द फैक्ट दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एनर्जी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन जो है वो फ्रीक्वेंसी मतलब वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी दिया हुआ है कि बट थोड़ा आगे ये एडिशनल चीजें भी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज जो ऑपरेशन ऑफ ए साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट टाइम ऑफ वन रिवोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने जो डेरिवेशन आप लोग करेंगे तो वहां पे आपको रेडियस का एक्सप्रेशन आपको मिलेगा mv बाई क्यूबी, ठीक है। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन मिलेगा ट्वाइस बाई m बाई क्यूबी। तो यहाँ पे भी चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर मोशन ही हो रहा है, ठीक है। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है साइक्लोट्रॉन का, और ये एक्सप्रेशन तो आप सर्कुलर मोशन में डिराइव करेंगे, वो सेम एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहां से आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया तो वहां से आप काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपका एक्सप्रेशन आएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। साइक्लोट्रॉन यूज कहां कहां होता है, साइक्लोट्रॉन इज यूज टू बम्बार्ड न्यूक्लियाई विद एनर्जेटिक पार्टिकल्स सो एज टू एक्सेलरेट इट, ठीक है। और कहां यूज होता है, इट इज ऑल्सो यूज इन टू इम्प्लांट आयंस इन सॉलिड्स, ठीक है। और इट्स ऑल्सो यूज इन हॉस्पिटल्स टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज बायोट-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ में आपको ये एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बायोट-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का कहानी क्या है, इस एक्सप्रेशन का लॉ को लिखना है तो भाई कुछ कुछ तो स्टेटमेंट भी चाहिए होगा। तो dB प्रोपोर्शनल टू I हो गया, dB प्रोपोर्शनल टू DL हो गया, ठीक है। dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये जो कहानी है यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic field is proportional to current, proportional to length element and inversely proportional to square the distance, ठीक है। इस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग DL एंड R, ठीक है। ये DL क्रॉस R के डायरेक्शन होगा, ठीक है। DL क्रॉस R के डायरेक्शन होगा, और जो DL होगा वो हमेशा करंट के डायरेक्शन होगा, ठीक है। जो DL होगा वो हमेशा करंट के डायरेक्शन होगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन फॉर बायोट-सेवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया हुआ है बायोट-सेवर्ट्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ के बीच में एक कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है। बोथ आर लॉन्ग रेंज, बोथ डिपेंड इनवर्सली ऑन स्क्वायर द डिस्टेंस, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है, ये आप पढ़ लीजिएगा, 4 पॉइंट सॉरी है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और रिलेशन है, mu naught into epsilon naught that is equal to 1 by c square where c is velocity of light in vacuum, ठीक है। तो ये भी एक मास के लिए पूछा जा सकता है। फिर बायोट-सेवर्ट्स लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, ठीक है। तो अगर एक सर्कुलर करंट लूप है और उसमें अगर करंट I फ्लो कर रहा है तो ये उसका एक्सिस है, तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन भी स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, ये आप लोगों ने जरूर प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है। और इसका आपका फाइनल रिजल्ट ये है, ठीक है। और सेंटर ऑफ द लूप मतलब x इक्वल टू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप सेंटर में आ जाएंगे, तो सेंटर में एक्सप्रेशन ये आएगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालना है, यहाँ पे डायग्राम, इस सेंटेंस को पढ़ने की जगह पे आप ये सीधा ये डायग्राम देखिए कि करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आपको हाथ को किस पोजीशन में रखना है, तो जो हाथ का पोजीशन होगा वही आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमें दिखाया ना, यहां से घुस रहा है, यहां से निकल रहा है, ठीक है। फिर आ गए हम लोग एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, ठीक है। स्टेटमेंट क्या हो गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द सरफेस, और ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्रेशन आपको लिखना है, ठीक है। फिर इसको यूज करके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, ये डेरिवेशन आ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट लॉन्ग वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे राइट हैंड रूल को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन,
कैसे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका सोलेनॉइड, मतलब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को यूज करके सोलिनॉइड और एंड टॉरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है, ठीक है। तो सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड देखो, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई क्या है, करंट, म्यू नॉट है परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी। अब ये एक्सप्रेशन भी आपको, मेरा नाम अगर याद है, मेरा नाम मोनी, ये हो गया म्यू नॉट एन आई, देखने में कुछ कुछ सेम है, ठीक है। टोरॉइड का एक्सप्रेशन और सोलेनॉइड का एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का सेम आएगा, ठीक है। बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, मतलब म्यू नॉट एन, मतलब ये जो म्यू नॉट एन आई बाई ट्वाइस पाई आर आता है, बट यहाँ पे जो आपका एन बाई ट्वाइस पाई आर है, ये जो क्वांटिटी है ये है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो वो आपका म्यू नॉट एन आई हो जाता है। तो मतलब सोलेनॉइड और टोरॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड का फाइनल एक्सप्रेशन है वो एक जैसा ही होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स और डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर दो वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स है, उसमें करंट चल रहा है, फ्लो कर रहा है, तो अगर सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो अट्रैक्टिव होगा, दोनों कंडक्टर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। फोर्स जो होगा दोनों कंडक्टर जो एक्सपीरियंस करेंगे, वो फोर्स दोनों कंडक्टर सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, और दोनों फोर्स होगा इक्वली मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होना भी है, क्योंकि ये थर्ड लॉ को उसको फॉलो करना है, ठीक है। सो दिस इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट, पैरेलल करंट्स क्या करते हैं, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट्स एंड एंटी पैरेलल करंट रिपेल। पैरेलल करंट का मतलब है करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपेल करेगा, ठीक है। इसको हाईलाइट भी करता हूं, ओके। अच्छा, फिर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन ना, जो फाइनल फोर्स बिटवीन कंडक्टर्स, ठीक है, फोर्स बिटवीन कंडक्टर्स जो है, तो यहां से हम लोग एम्पियर को डिफाइन कर रहे हैं। एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट व्हिच व्हेन मेंटेन इन ईच ऑफ द टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब ज्यादा थिक नहीं होने चाहिए, ठीक है, मोटे नहीं होने चाहिए, एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम would produce on each of these conductors a force equal to 2 into 10⁻⁷ Newton per meter of the length, ठीक है। तो ये आपका हो गया डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ गए टॉर्क ऑन ए करंट लूप। अब ये भी मेरे हिसाब से आप देखिए, मैं तो वैसे बोलता हूँ एनसीईआरटी का करने के लिए, बट मोस्ट प्रोबेबली ये आपने शायद एनसीईआरटी से नहीं किया होगा, ठीक है। एनसीईआरटी से भी करने से ठीक है, बट वॉट एवर, ये जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह से करें, ठीक है। आप ये अलग अलग सेगमेंट में फोर्स कैलकुलेट करके, दो सेगमेंट का फोर्स कैंसिल होता है, साइड वाला फोर्स कैंसिल नहीं होता है, तो उसके लिए टॉर्क निकलता है। तो टॉर्क का जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो टाउ इज इक्वल टू NI/EB sin थीटा, ठीक है। दैट कैन बी रिटन एज टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B, M हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके जैसे ही है, वहां पे P क्रॉस E था, यहाँ P था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पे आ रहा है M क्रॉस B, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनटू क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। और यहाँ पे M इज इक्वल टू NIA, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट, A इज द एरिया, ठीक है। ये एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। खैर एग्जांपल वगैरह का मैंने ऑलरेडी कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं नहीं पढ़ने उसका मैंने लिस्ट आप लोगों को दिया हुआ है। सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा, जबकि सर्कुलर लूप होता है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर एक साइड से हम लोग इस साइड से देख रहे हैं तो यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी होगा, उल्टे साइड से देख रहे हैं तो करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो यहाँ साउथ पोलैरिटी होगा। तो एक ही कॉइल में दो पोल्स हैं, मतलब ये डाइपोल हो गया, तो करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। फिर आपको वहां शो करना पड़ेगा कि जो डाइपोल है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस M बाई एक्स क्यूब। अब इस देखिए इसी चीज को इन्होंने ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके फाइनली ये लिखा है। अब ये इस फॉर्म में क्यों लिखा है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन जो था उसके साथ इसको कंपेयर कर सके। यहाँ पे ट्वाइस M आ रहा है, यहाँ पे ट्वाइस भी आ रहा है, ठीक है। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ट्वाइस भी मतलब 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। उसके बाद आ गए हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, क्योंकि करंट अगर फ्लो कर रहा है तो हमको अगर मैग्नेटिक डायपोल
हम लोग बोल रहे हैं कि करंट लूप इज मैग्नेटिक डाइपोल, तो मतलब अगर एक चार्ज फ्लो करेगा तो उसके लिए भी तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, और चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसके लिए भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो जनरल एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि ईवी आर बाई टू, मतलब चार्ज के लिए जो मैग्नेटिक चार्ज अगर क्यू है तो क्यू वी आर बाई टू होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपका आ गया माइनस ई टाइम्स ट्वाइस एम ई इंटू एल, एल हो गया एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन, कहीं भी एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन आता है तो यार बोर्ड एग्जाम वाले पूछ लेते हैं नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। म्यू एल मैग्नेटिक मोमेंट और एल एंगुलर मोमेंटम, उसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। फिर आपका यहाँ गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो होता है वो मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का रेशियो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो है उसको बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय 2 टाइम्स मास, चार्ज टाइम्स 2 टाइम्स मास। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज हो गया क्यू वी यहाँ पे ई हो गया और एम यहाँ पे एम ई हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको यूज करके इन्होंने इसी एक्सप्रेशन को यूज करके, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एल है, एल एंगुलर मोमेंटम, वो बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या था, इट इज इक्वल टू एन एच बाई ट्वाइस फाइव, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई ट्वाइस फाइव, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल ई बाई ट्वाइस बाई एम ई, ठीक है। एक सेकेंड, ये ऐसे नहीं होगा, मतलब म्यू जो है, यहाँ म्यू जो है, म्यू हो गया आपका एल ई बाई ट्वाइस एम ई, तो एल का वैल्यू का सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये हो जाएगा ई ट्वाइस एम ई, और एल का वैल्यू हो गया आपका एन एच बाई ट्वाइस बाई। तो यहाँ पे अगर एन का वैल्यू मैं 1 देता हूँ, एन का वैल्यू 1 देता हूँ, तो वो फर्स्ट बोर ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए उन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। बोर मैग्नेटॉन, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट, ठीक है। तो बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू निकालने के लिए आ सकता है। फिर आ गए अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आ गया तो आप ये वाला फिगर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये वाला फिगर ड्रॉ कर दीजिए, और कुछ नहीं लिखना, अगर मतलब पूरा एलैबोरेट में लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, बट सिंपल अगर ये पैराग्राफ भी आप लिख दे, गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, वो फ्रीली रोटेट कर सकता है, ठीक है, इन ए यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देयर इज ए सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर which not only makes the field radial but also increases the strength of the magnetic field। तो आयरन कोर को हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल प्रोड्यूस करने के लिए और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर ये टॉर्क का एक्सप्रेशन हो गया, फिर जो रिस्टोरिंग टॉर्क को इक्वेट किया वहां पे उन्होंने, तो फिर फाई जो डिफ्लेक्शन आया वो आपका ये एक्सप्रेशन। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन है ये आपका इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है। फाई इज इक्वल टू एन ए बी बाई के इंटू आई, ठीक है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का यहाँ पे यूज क्या क्या है, गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज इन अ नंबर ऑफ वेज, अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं। कैन बी यूज एज ए डिटेक्टर टू चेक करंट इन ए सर्किट, ठीक है। तो मेनली उसका जो फंक्शन होता है, इट इज यूज एज ए डिटेक्टर, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे दिया हुआ कि करंट को डिटेक्ट कर सकता है, तो क्या वो करंट को मेजर कर सकता है, तो उसका आंसर है नो। गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज एज एन एमीटर, ठीक है। एमीटर के हिसाब से हम लोग यूज नहीं कर सकते, वो सिर्फ डिटेक्ट करता है, मतलब करंट है कि नहीं है, बट कितना करंट है उसको मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, दिस इज फॉर 2 रीजंस। Galvanometer is a very sensitive device. It gives full scale deflection for a current of the order of few microampere, मतलब कुछ माइक्रोएम्पियर करंट का फ्लो करके ना गैल्वेनोमीटर में पूरा डिफ्लेक्शन आता है। तो 1 एम्पियर करंट तो हम लोग मेजर कर ही नहीं सकते, माइक्रोएम्पियर वो 10⁻⁻6 लेवल में मेजर कर रहा है, वो 1 एम्पियर करंट को तो मेजर ही नहीं कर पाएगा। दूसरा चीज हो गया कि जो गैल्वेनोमीटर उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फॉर मेजरिंग करंट द गैल्वेनोमीटर हैज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज and it has large resistance. This will change the value of current in the circuit, ठीक है। तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो डायरेक्टली हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते, तो बट उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाय कनेक्टिंग ए शंट रेजिस्टेंस। तो वो कन्वर्जन आपको यहाँ पे उसके बाद के पैराग्राफ में समझाया है, ठीक है। ये वाला जो पैराग्राफ है, one attaches a small resistance RS called shunt resistance in parallel with the galvanometer, ठीक है। तो शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं तो हमको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दिया तो हमको एमीटर मिलता है, ठीक है। तो एमीटर में आपका ये जो आरएस का फॉर्मूला आया है
ठीक है। RS हैज स्मॉल वैल्यू इन रिलेशन टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जो शंट रेजिस्टेंस होगा उसका वैल्यू बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक टर्म हम लोग एमीटर में डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं उसको? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, फाई डिफ्लेक्शन था, आई करंट था, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू NAB बाई K। सो हम लोग सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। मतलब करंट सेंसिटिविटी को अगर इंक्रीज करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर इस पैराग्राफ में दिया गैल्वेनोमीटर, ये जो सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट हो गया आपका, ये वाला सर्किट हो गया आपका, गैल्वेनोमीटर को आपने कन्वर्ट किया है एमीटर में, ठीक है। यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया है वोल्टमीटर में, ठीक है। सर्किट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, मास्ट, इट इज ए मास्ट थिंग, ठीक है। गैल्वेनोमीटर कैन ऑल्सो बी यूज एज ए वोल्टमीटर, वोल्टमीटर की तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, और मतलब गैल्वेनोमीटर की सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग और एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। एमीटर के केस में हम लोग करंट सेंसिटिविटी डिफाइन करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। दोनों चीज सेम नहीं है, मतलब करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरीली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। और क्यों ऐसा होता है? तो यहाँ पे छोटे सी चीज में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है 2 स्टेप में, ठीक है। एक बार ये देख लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज द चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो आई होप ये वीडियोस आपको बेनिफिशियल हो रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर क्या करना है, कौन सा अपलोड करना है, वो आप मुझे जल्दी ही बताइएगा, ठीक है।